आधुनिक भारत का इतिहास, पेशवाओं का इतिहास इसमें देखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग बंगाल पे अंग्रेज़ों का शासन, बक्सर युद्ध और प्लासी के युद्ध के बारे में पूरा डिटेल चर्चा किए थे। फिर उसके बाद से जो मराठों का उत्कर्ष, मराठों का इतिहास, ठीक है, उनका भौगोलिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक जो सेक्टर है वो कैसे इनको सपोर्ट करता है मराठों के उदय में, इसके बारे में हम लोग कल पूरा डिटेल फैक्ट के साथ चर्चा किए थे। जय हिंद दोस्तों। ये आधुनिक भारत का श्रृंखला चल रहा है। इसमें हम लोग जो कि एस के पांडे, परीक्षावाड़ी और अन्य किताबों से जो महत्वपूर्ण निचोड़ है, फैक्ट और कंसेप्ट एक जगह कलेक्ट करके नोट्स के रूप में हम लोग इसको तैयार करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए इस वाले लेक्चर में हम लोग पेशवाओं का इतिहास देखेंगे। इसके पहले जो छत्रपति था, मराठा राज्य का उत्कर्ष वगैरह सब देख चुके हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड आधुनिक भारत का क्विज को सॉल्व करना हो तो आप जा करके चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दिया गया है, आप जाके सॉल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, ये कह रहा है कि बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ या बालाजी प्रथम के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो इनका कार्यकाल था 1713 से लेकर के 1720 ईस्वी तक, ये पहला पेशवा बनता है। ठीक है, यह मराठा साम्राज्य का पहला पेशवा था। इसने मराठा साम्राज्य का अद्वितीय संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, मराठा साम्राज्य का पहला संस्थापक शिवाजी थे। दूसरा मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक था वो बालाजी विश्वनाथ यानी बाजीराव बालाजी प्रथम। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ कहिए या तो बालाजी प्रथम कहिए। ठीक है, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक इसको माना जाता था, बालाजी विश्वनाथ को। 1713 से 20 तक इनका कार्यकाल रहता है। इन्होंने यानी इसने छत्रपति शाहू को, ठीक है, गर्दिश के दिनों में सहयोग किया था। ठीक है, जब छत्रपति शाहू मतलब बहुत परेशान थे, ठीक है, उनको इन्होंने सहयोग किया था। इसलिए बालाजी विश्वनाथ को जो छत्रपति बनते हैं शाहू, तो अपना पहला पेशवा बनाते हैं। इसलिए जब शाहू जिन्हें छत्रपति बना तब इसने 1713 ईस्वी में बालाजी प्रथम या बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाते हैं। दिल्ली का समझौता 1719 ईस्वी में होता है। यह समझौता सैयद बंधु, ठीक है, मतलब अब्दुल्ला अली और हुसैन अली, ये दोनों भाई थे, और मराठों के बीच होता है दिल्ली समझौता 1719 ईस्वी में। इस समझौते में क्या बात थी उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। इस पर हस्ताक्षर जो है रफ़ी-उद-दरजात और शाहू जी महाराज ने किया था। जब दिल्ली समझौता 1719 ईस्वी में होता है, ठीक है, सैयद बंधु और मराठों के बीच होता है। ठीक है, सैयद बंधु की तरफ से मतलब रफ़ी-उद-दरजात की तरफ से ये दोनों थे सब, अब्दुल्ला हुसैन और हुसैन अली। इसने दिल्ली समझौते को इसलिए कहा जाता है, मतलब इसको दिल्ली समझौता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे मुगल बादशाह ने दिल्ली में हस्ताक्षर किया था। समझौते की पृष्ठभूमि क्या बनाई गई थी, देखिए, करके उत्तरकालीन मुगल बादशाहों के समय में सामूहिक विवाद थे। ठीक है, सामूहिक विवाद थे। ठीक है, इसी से इनके एक समूह हिंदुस्तानी दल, ठीक है, इनका दो गुटों में पता है, एक हिंदुस्तानी ईरानी। ठीक है, जो हिंदुस्तानी दल था उसका नेता अब्दुल्ला अली और हुसैन अली, ये दोनों भाई बड़े खतरनाक थे सब। ठीक है, अब्दुल्ला अली और हुसैन अली, ये दोनों भाई भारतीय इतिहास में किंग मेकर मतलब निर्माता के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें क्रमशः फर्रुख सियर, रबी-उद-दरजात, रबी-उद-दौला, मोहम्मद शाह नामक कुल 4 बादशाहों को उनकी कुर्सी पर बैठाया। ठीक है, फर्रुख सियर के समय सैयद बंधुओं, ठीक, फर्रुख सियर के समय सैयद बंधुओं के बीच एक विवाद हो गया। इसलिए सैयद बंधुओं को मराठा से सहायता लेकर के दिल्ली की एक संधि करनी पड़ी। ठीक है, मराठों की सहायता से जो फर्रुख सियर था, मराठों की सहायता लेकर के फर्रुख सियर जो कि सैयद बंधुओं को मरवाना चाहता था, लेकिन उसकी बात इनको पहले पता चल जाती है। ठीक है, और पहले कुटवा देता है। पहले जो सैयद बंधु थे सब, फर्रुख सियर को पहले ही कुटवा करके ख़त्म करवा देते हैं सब। संधि की शर्तें क्या थी, जो दिल्ली संधि 1719 में होता है। इस संधि में मराठों ने सैयद बंधुओं का सहयोग करने का निर्णय लिया और आवश्यकता पड़ने पर 15,000 की मराठा सेना देने की बात कही। ठीक है, जब ये हुआ कि जब ये समझौता होता है 1919 में, 1719 में, तब सैयद बंधुओं को इन्होंने कहा, मराठों ने कहा कि हम इनको 15,000 मराठा सैनिक सहायता देंगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो। इसी के द्वारा मराठों को दक्षिण भारत के 6 प्रांतों से चौथा और सरदेशमुखी कर मराठों को प्राप्त करने की बात कही गई। ठीक है, अब इनको चौथा सरदेशमुखी मिल जाता है, 6 प्रांतों से शामिल था इसी में। इसी संधि के द्वारा मुगल बादशाह ने शाहू जी महाराज, ठीक है, शाहू जी महाराज और
अन्य बीजी क्षेत्रों का स्वामी मान लिया गया। ठीक है, दिल्ली समझौता मतलब ये पूरी तरह से मराठों के फेवर में होता है। ठीक है, एक फेवर थोड़ा सा उनके फेवर में ये जाता है सैयद बंधुओं के, या जो फ़र्रुख सियर था, कि इनकी सहायता मराठा करेंगे। जब इनको मुग़ल बादशाह को ज़रूरत पड़ेगी तब 15,000 सैनिकों की सहायता मराठा करेंगे, और उसके बदले मराठा जो है कि इनके 6 प्रांतों पर और अन्य बेची क्षेत्रों पर इनको शाहू का उत्तराधिकारी मतलब शाहू का अधिकार मान लिए मुग़ल बादशाह ने मान लिया। नोट क्या है, विदेशी इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि की शर्तों के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया कि इसकी शर्तों मराठों के पक्ष में था। ठीक है, जो रिचर्ड टेम्पल था ये कहता है कि इसके जो शर्तें थे मराठों के पक्ष में था, इसलिए उन्होंने इस संधि के बारे में कहा कि यह संधि मराठों के लिए महान संधि या महान अधिकार वाली संधि यानी मैग्ना कार्टा कहा जा सकता है। चूँकि इस संधि की शर्तों में मुग़ल बादशाह रफ़ी-उद-दरजात वे दिल्ली में हस्ताक्षर किया था। ठीक है, इसमें जो रफ़ी-उद-दरजात था इसको भी हुसैन अली ने, ठीक है, मतलब सैयद बंधुओं ने बनवाया था दिल्ली में, इसी ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। ठीक, उधर से शाहू थे, इधर से रफ़ी-उद-दरजात था। सॉरी, बीच में हम फ़र्रुख सियर बोल दिए थे, फ़र्रुख सियर नहीं था, रफ़ी-उद-दरजात था, और इधर से शाहू, इन दोनों लोगों का इस पर हस्ताक्षर था। मध्यस्थता कौन इसमें किया था? सैयद बंधु। ठीक है, हस्ताक्षर किया था, इसलिए इसे दिल्ली संधि के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, बाजीराव प्रथम आता है 1720 से लेकर के 1740 ईस्वी में। इसे आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा माना जाता था। ठीक है, मतलब इसे लड़ाकू पेशवा, ठीक है, जो बाजीराव प्रथम था इसको अन्य नाम एक लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है किसको? बाजीराव प्रथम को। ठीक है, आइए करें, यह प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। ठीक है, जो प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ था 1713 से 1720 ईस्वी थे, उनका पुत्र बालाजी बाजीराव प्रथम। ठीक है, देखिए वो बालाजी प्रथम थे। ठीक है, जो बाजीराव प्रथम थे, बालाजी विश्वनाथ थे, इनका एक अन्य नाम बाजीराव प्रथम भी है। ठीक है, सॉरी, बालाजी प्रथम। ठीक है, बालाजी प्रथम कहिए, आप बालाजी विश्वनाथ कहिए। ठीक है, बाजीराव प्रथम ये 1720 से 1740 ईस्वी तक रहता है, बालाजी विश्वनाथ का पुत्र थे। पेशवा बनने के बाद इसने मुगल के परिप्रेक्ष्य में अपनी नीति की घोषणा करते हुए यह कहा कि आओ मिल करके हम इस मुगल वृक्ष की जड़ें पर प्रहार करते हैं और इसकी शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी। ठीक है, मतलब कहने का है कि ये मुगल बादशाह को भारत से उखाड़ फेंकना और भारत का खुद शासक बनना चाहता था। कौन? बाजीराव प्रथम। ठीक है, बाजीराव प्रथम, इसीलिए इसको आप लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता था। तो युद्ध में काफ़ी विश्वास रखता था, गोरिल्ला प्रणाली वगैरह ये काफ़ी अपनाए थे। इसी के प्रति उत्तर में, ठीक है, जो मराठा पेशवा उसमें छत्रपति थे। ठीक है, मराठा जो छत्रपति थे वो अभी भी शाहू जी महाराज ही रहते हैं, करके तुम यह काम कर सकते हो। ठीक है, तुम यह काम कर सकते हो क्योंकि तुम योग्य पिता के योग्य संतान हो। ठीक है, ये कौन कहता है? उत्तर में शाहू कहते हैं। ठीक है, किसको? बालाजी प्रथम, जिसका कार्यकाल 1720 से 40 तक रहता है। पेशवा और निजाम के बीच एक संघर्ष होता है। बाजीराव प्रथम के समय हैदराबाद में, ठीक है, बाजीराव प्रथम के समय हैदराबाद में निजाम ने मराठों की संधि पर आक्रमण करके मराठा क्षेत्र अशांति उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, देखिए कहना ये चाहता है कि जो पेशवा थे और निजाम के मध्य एक संघर्ष स्थापित हो जाता है। कब? बाजीराव प्रथम के समय। बाजीराव प्रथम के समय क्यों? कि ये लड़ाकू पेशवा था। ठीक है, बाजीराव प्रथम लड़ाकू पेशवा था, ये युद्ध में इसका ज़्यादा विश्वास था। ठीक है, बाजीराव प्रथम के समय हैदराबाद में जो निजाम थे मराठों की सीमा पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, जो हैदराबाद का निजाम था मराठों की सीमा पर आक्रमण करते हैं और मराठा के क्षेत्र में अशांति उत्पन्न कर देते हैं। ठीक, अब देखिए तब बाजीराव प्रथम ने क्या किया? 1728 ईस्वी में निजाम को पराजित करके एक संधि के लिए बाध्य कर देता है। बाजीराव प्रथम 1728 में निजाम को पराजित किया और संधि करने के लिए बाध्य करता है। मुंशी सिऊ गांव की संधि 1728 ईस्वी में होता है। यह संधि मराठों और निजामों के बीच होता है। इसके मध्य निजाम ने मराठों के क्षेत्र को मराठों को दे दिया। ठीक है, जो क्षेत्र पर आक्रमण किए थे मराठों की सीमा पर निजाम ने उसको दे दिया। बाजीराव प्रथम की गुजरात और मालवा विजय। बाजीराव प्रथम पश्चिम भारत में स्थित अपने पड़ोसी क्षेत्रों जैसे कि गुजरात पर आक्रमण करके इस क्षेत्र में विजय करके मराठा साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। ठीक है, जो पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्र गुजरात वगैरह उन पर ये आक्रमण करता है बाजीराव प्रथम और उसे मालवा को और गुजरात को अपने क्षेत्र में मिला जाता है। गुजरात विजय के बाद उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच मालवा को, ठीक है,
को भी जीत लेता है। ठीक है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच मालवा एक बफर राज्य की तरह कार्य करता था, इसको भी अपने में मिला लेता है। बाजीराव प्रथम की बुंदेलखंड विजय के बारे में थोड़ा सा काफ़ी चर्चा रहा था, यहीं से उसको मस्तानी मिलती है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में सुनिए करके। बुंदेलखंड सूबे का मुखिया छत्रसाल था, ध्यान से सुनिएगा। बुंदेलखंड का जो मुखिया था छत्रसाल था, यहीं से इसको एक नृत्यांगना मिलती है। ठीक है, बाजीराव प्रथम को उससे प्रेम ये पड़ जाता है करके। इसके ऊपर प्रयागराज के मुगल सूबेदार मोहम्मद बंगश पठान ने आक्रमण की और चेतावनी दी कि फलतः छत्रसाल ने मराठा बाजीराव से सहयोग मांगा। ठीक है, देखिए जो प्रयागराज के पास एक बंगश नवाब पठान था, इसी में आक्रमण किया किस पे, मालवा पे। ठीक है, अब मालवा जो है इनसे सहायता मांगता है, किससे, बाजीराव प्रथम से। ठीक है, तत्पश्चात इसने सहयोग दे करके बंगश पठान को पराजित कर दिया, जो प्रयागराज के आसपास था, मुगल अधिकारी था ये। इसके बाद पेशवा समान छत्रसाल के एक दरबार लगाया। ठीक है, दरबार में लगाया और इसी में एक प्रसिद्ध नर्तकी मस्तानी को प्रस्तुत किया। ठीक है, नर्तकी मस्तानी थी, छत्रसाल के दरबार में पहले ये नृत्य करती थी। मतलब मालवा का शासक कौन सा, छत्रसाल था। ठीक है, उसके दरबार में ये मस्तानी नृत्य करती थी। अब इसको प्यार हो जाता है किसको, बाजीराव प्रथम को, और इसको अपने राज्य में लेकर के चला जाता है करके। पेशवा के समय जन्मे अन्य जो मराठा सरदार थे, मतलब पेशवा के समय जो अन्य सरदार थे कौन थे, बाजीराव प्रथम के समय ही मराठा क्षेत्र में कई क्षेत्रीय मराठा सरदारों का उदय होगा। अब देखिए, अब हुआ क्या कि जो बाजीराव प्रथम था, अब इसने पूरे क्षेत्र को, ठीक है, कई टुकड़ों में बांटता है। ठीक है, जो बाजीराव प्रथम था कई टुकड़ों में बांटते हैं। देखिए, बड़ौदा के गायकवाड़ थे। ठीक है, बड़ौदा में जिनका उदय होता है वो गायकवाड़ थे। ठीक है, एक्चुअल में जो मराठा क्षेत्र था अब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है। ग्वालियर में सिंधिया थे, ग्वालियर में जो थे सिंधिया थे, ये भी मराठा थे। इंदौर के होलकर और नागपुर के भोसले। ठीक है, बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के होलकर और इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, याद रखिएगा इनको करके। वर्ष 1740 ईस्वी में ही कम उम्र में ही बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। मात्र 1740 ईस्वी में, बहुत कम एज था अभी इनका, बाजीराव प्रथम का मृत्यु हो जाती है। और 1740 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक बालाजी बाजीराव अगला पेशवा बनते हैं। ठीक है, बालाजी बाजीराव अगला पेशवा बनते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में देखिए। पहला खाता बालाजी विश्वनाथ, दूसरा बाजीराव प्रथम, अब तीसरा आते हैं बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 ईस्वी के मध्य आइए करके। इसने कुछ मराठा साम्राज्य का जो सर्वाधिक विस्तार किया। इसके समय जो मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार होता है किसके समय, बालाजी बाजीराव के समय। ठीक है, बालाजी बाजीराव के समय मराठा क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार होता है और इसने बालाजी प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सॉरी, बालाजी द्वितीय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बालाजी द्वितीय के नाम से भी इसको जाना जाता था, बालाजी प्रथम। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ को बालाजी प्रथम कहते हैं। जो बालाजी बाजीराव था इसको बालाजी द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। संगोली की संधि जो है, संगोला का संधि जो है कि 1750 ईस्वी में होता है। यह समझौता मराठा पेशवा छत्रसाल, ठीक, मराठा पेशवा छत्रसाल के बीच हुआ। इसके समय मराठा सरदार, ठीक है, मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मुखिया पेशवा बन गया। अब देखिए, जैसे कि संगोला का संधि 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव के समय होता है। ठीक है, बालाजी बाजीराव के समय जब ये होता है, ठीक है, बालाजी बाजीराव वही 40-61 के समय जब वो एक संगोला के संधि 1750 में होता है। अब जो सारा का सारा जो अधिकार था, युद्ध करने का अधिकार, किसी क्षेत्र में आक्रमण करने का अधिकार, ठीक है, मतलब सारा का सारा अधिकार अब पेशवा के हाथों में आ जाता है संगोली के संधि के अनुसार। और जो छत्रपति था एकमात्र संवैधानिक पद बन करके रह जाता है, वो मात्र एक सिग्नेटरी व्यक्ति बस हो जाता है। मतलब किसी भी मुद्दे पर उसको एक अनुमति देना मात्र उसका अधिकार रह जाता है। किसका, वो अनुमति को रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके हाथों में कोई अब पावर नहीं रह जाता है। किसके हाथों में, जो छत्रपति थे। ठीक है, छत्रपति सतारा में बैठता था, आपको याद होगा पिछले वाले लेक्चर में हम लोग देखे थे। छत्रपति का मेन जो निवास स्थान था सतारा में था, और जो पेशवा था वो पुरी में बैठता था। ठीक है, मतलब सारा कार्य का संचालन, सारा राज्यभाग क्षेत्र विस्तार वगैरह का सारा काम पुरी से पेशवा संचालित करता था, और उस पर अनुमति देने का कार्य आपका छत्रपति करता था, और वो कहाँ पे बैठता था, सतारा में। पेशवा की उड़ीसा पर विजय 1751 ईस्वी में। ठीक है, जब पेशवा ये था कौन, बालाजी बाजीराव,
ठीक है, बालाजी बाजीराव या बालाजी द्वितीय के समय में मराठा सरदार रघु जी ने, ठीक है, मराठा सरदार रघु जी ने मतलब रघुनाथ राव ने बंगाल के ऊपर मतलब बंगाल के ऊपर यहाँ के नवाब अली वर्दी खां, ठीक है। अब देखिए 1751 में बंगाल का नवाब अली वर्दी खां रहता है, किस समय में आक्रमण किया और फलतः इसने नवाब ने मराठों को अपना, ठीक है, अपना उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपए का चौथ के रूप में दे दिया। उस समय जो उड़ीसा था वो बंगाल के जो नवाब था अली वर्दी खां उसके कंट्रोल में था, उसके नियंत्रण में था उड़ीसा क्षेत्र, ठीक है। जब ये पेशवा 1751 ईस्वी में आक्रमण करता है बंगाल पर तो अली वर्दी खां 12 लाख रुपए का चौथ और उड़ीसा प्रांत पेशवा को सौंप देता है, ठीक है, बालाजी बाजीराव या बालाजी द्वितीय को। मराठों का कटक के ऊपर कब्जा हो गया, मतलब कटक जो था वो मराठों के ऊपर, मराठों का इस पर कब्जा हो जाता है। मराठों का दिल्ली और पंजाब के बीच क्या अभियान होता है, थोड़ा सा ये खतरनाक है। कर किया बालाजी द्वितीय के समय रघुनाथ ने दिल्ली के ऊपर अभियान किया। अब देखिए रघुनाथ जी इसने ही मतलब रघुनाथ राव इसने ही बंगाल पे आक्रमण किया और उड़ीसा वाला क्षेत्र 12 लाख रुपए का चौथ अपने कब्जे में लिया, ठीक है। अली वर्दी खां देता है उसको। करके यहाँ पर नियुक्त अहमद शाह अब्दाली। अब देखिए अहमद शाह अब्दाली, इसके पहले क्या था, अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि और, ठीक है, मीर बख्शी निजामुद्दौला, ठीक है, नजमुद्दौला को पराजित कर दिया, ठीक है। जो अहमद शाह अब्दाली था उसका एक प्रतिनिधित्व था, ठीक है। मीर बख्शी नजमुद्दौला इसको ये मराठे पराजित करते हैं, लेकिन मराठे दिल्ली में ही नहीं रुके, ठीक है, वे यहाँ से पंजाब पहुँचे और पंजाब के शासक रहे अहमद शाह अब्दाली का पुत्र तैमूर को भी पराजित करते हैं। अहमद शाह अब्दाली का लड़का तैमूर था, इसको भी कुटाई किए और नजमुद्दौला जो दिल्ली में बैठा था उसको भी कुटाई करते हैं। अब अहमद शाह अब्दाली बौखलाता है, अब उधर से सेना लेके आएगा और मराठों को तहस नहस कर देगा। करके तैमूर की पराजय की घटना ही वास्तव में पानीपत के तृतीय युद्ध का एक तत्कालिक कारण बनता है और पंजाब पर कब्जा करने के बाद मराठे भारत में सबसे शक्तिशाली हो जाते हैं। अब देखिए 1750-51 के आसपास जो भारत में सबसे शक्तिशाली मराठे थे, ठीक है। अब इनके घोड़े, ठीक है, अब इनके घोड़े अबाधित रूप से कटक मतलब उड़ीसा और अटक पंजाब, ठीक है, कटक कहाँ पे, उड़ीसा में, अटक पंजाब तक दौड़ सकते थे। मतलब उड़ीसा से लेकर के पंजाब तक इनका पूरा का पूरा कब्जा हो जाता, नीचे वाले क्षेत्रों में तो था ही, पश्चिमी क्षेत्र महाराष्ट्र वाले। अब पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को होता है। इस युद्ध का जो प्रत्यक्षदर्शी एक काशीराज पंडित थे वे थे। इस युद्ध में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला के समय आक्रमण करता है और अपना नजमुद्दौला, ठीक है, को दिल्ली में बैठाता है अपना वजीर बना करके, ठीक है, और पंजाब में अपने लड़के तैमूर को बैठाता है, ठीक है, बैठा करके फिर अपने यहाँ ये लौट जाता है, ठीक है, ईरान लौट जाता है। अब ये देखता है कि भाई अब इसके जो उत्तराधिकारी थे इसको मराठों ने पराजित कर दिया और ये मराठों को सजा देने के लिए लौट करके एक भारी भरकम सेना लेकर के भारत पर आक्रमण करता है। पेशवा बालाजी द्वितीय को पराजित कर दिया। अब देखिए अब ये मराठों का सर्वनाश यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मराठों का सर्वनाश यहीं से प्रारंभ हो जाता है। कर इसने अब्दाली को अवध के नवाब, ठीक है, इसने क्या किया, अब्दाली को अवध के नवाब दिल्ली के दिल्ली के मीर बख्शी और भारत की कई क्षेत्रों की शक्तियों को सहयोग किया था, ठीक है। कहने का ये मतलब है जो अब्दाली था उसको भारतीयों ने सहयोग किया, जो उस समय अवध का नवाब था उसने, दिल्ली में जो मीर बख्शी था उसने, और भारत की कई क्षेत्रीय शक्तियों ने सहयोग दिया किसका, अहमद शाह अब्दाली का। क्यों, क्योंकि मराठों से त्रस्त आ चुके थे, मराठे जिनको चाहते थे उनको लतियाते थे, बलवर लतिया करके चौथ और सरदेश मुखी इकट्ठा करते थे। मराठों का विशेष रूप से उद्देश्य था अपना साम्राज्य विस्तार करना और किसी क्षेत्र पे वो कब्जा नहीं करते थे, वहाँ से धन दौलत लूट करके लाते थे और अपने साम्राज्य को विस्तृत करते थे, मतलब शक्तिशाली बनाते थे सेना की दृष्टि से और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, ठीक है। तो जो इनके जितने छोटे मोटे राज्य थे उन सबको कुटाई किए थे सभी, कौन, मराठे। इसीलिए जब अहमद शाह अब्दाली भारत पर मराठों को सजा देने के लिए आता है तो कोई भी भारतीय राज्य इनका सहयोग नहीं देता है। सहयोग तो कई लोगों से मांगते हैं लेकिन कोई सहयोग नहीं देता है। उधर अवध के नवाब अब्दाली का साथ देता है, मीर बख्शी
दिल्ली में वो भी अब्दाली का साथ देता है, और छोटे मोटे जो भारत में उस समय रजवाड़े थे, ठीक है, वो सभी अहमद शाह अब्दाली की तरफ से ही रहते हैं सब, ठीक है। जबकि पेशवा बालाजी द्वितीय की तरफ से मुख्य सेनापति के रूप में इसने विश्वासराव, ठीक है, विश्वासराव की भूमिका निभाई, जबकि सदाशिवराव भाऊ और इब्राहिम खां गर्दी, ठीक है, इब्राहिम खां गर्दी अन्य इसके सेनापति थे, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इब्राहिम खां गर्दी किसके तरफ से लड़ा था, ये इनका सेनापति था, मराठों की तरफ से करके इसके अन्य सेनापति थे सभी। इसमें पेशवा बालाजी द्वितीय के सभी सेनापति मारे गए। अब देखिए, अब उस सेना का क्या हश्र होगा जिसके सभी के सभी सेनापति मारे जा रहे हैं। और पेशवा की युद्ध में पराजय की सूचना एक व्यापारी ने देते हुए कहा कि युद्ध में 2 मोती विलीन हो गए, ठीक है, जो विश्वासराव भाऊ और सदाशिवराव भाऊ इनकी बात कर रहे हैं, युद्ध में 2 मोती विलीन हो गए, ठीक है, सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव भाऊ, ठीक है, इनकी बात करते हैं, अर्थात ये दोनों विलीन हो गए, 2 मोती विलीन हो गए, मर गए। इस युद्ध का मुख्य कार्य, युद्ध में 2 मोती विलीन हो गए, ठीक है, कई मोहरे विलुप्त हो गए, इस तरह का ये कुछ कहानी सुनाता है उसको कूट भाषा में करके। इस युद्ध का मुख्य कारण मराठों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी था, और इसके अलावा इस समय में मराठों के विरुद्ध सभी भारतीय शक्तियाँ भी थी, ठीक है, मराठों के विरुद्ध जो सभी भारतीय शक्तियाँ थी, और इसने कुछ ने अहमद शाह अब्दाली को मराठों के ऊपर आक्रमण करने के लिए बुलाया भी था। अब देखिए, काशीराज पंडित ने कहा कि यह युद्ध मराठों की लिए एक प्रलयकारी सिद्ध हुआ, ठीक है, प्रलय लेकर के आया, पूरी तरह से मराठा साम्राज्य इसमें अब खत्म हो जाता है। करके इसी युद्ध के बारे में कहा जाता है कि कोई भी ऐसा मराठा परिवार नहीं होगा जिसने अपना सगा संबंधी न खोया हो, अर्थात जैसे कोरोना में हुआ कि कोरोना में देखिए कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसने अपने दोस्तों को या अपने परिवार को, किसी न किसी अपने नज़दीक को न खोया कोरोना की वजह से। वही हाल इस समय 1761 में यहाँ पे होता है महाराष्ट्र में मराठा समुदाय में। अर्थात कुल मिलाकर के इसने युद्ध में मराठों को जन और धन दोनों की हानि हुई, ठीक है, जन और धन दोनों की हानि होती है इस युद्ध में मराठों को करके। वर्ष 1526 ईस्वी, ध्यान से सुनिए, 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी और 1761 ईस्वी पानीपत की 3 युद्ध हुए थे, ठीक है, पहला 1526 ईस्वी में था, ठीक है, इब्राहिम लोदी और अफगानों के बीच होता है, ठीक है, फिर 1556 में एक होता है, अकबर लड़ता है, ठीक है, और हेमू के मत, और ये जो तीसरा वाला होता है 1761 ईस्वी में, ये आपका मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य होता है। क्योंकि यह परंपरागत रूप से युद्ध के मैदान में प्रसिद्ध था, ठीक है, मतलब ये जो क्षेत्र था पानीपत हरियाणा वाला क्षेत्र उसी में होता था, युद्ध के लिए फेमस वो क्षेत्र था। और इस समय युद्ध बड़े बड़े मैदानों में ही होते थे, ठीक है, युद्ध अब पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध थोड़ी नहीं करने जाएंगे, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पानीपत की भौगोलिक स्थिति ये वही कुरुक्षेत्र वाला क्षेत्र है जहाँ पे महाभारत भी होता है, ठीक है, ये वही वाला रीजन है। ऐसी थी कि यहाँ राजनीतिक रूप से 3 युद्ध लड़े गए, पानीपत द्वितीय, ठीक है, चूँकि पानीपत के तृतीय में मिली हार ये बालाजी द्वितीय, ठीक है, बालाजी द्वितीय बर्दाश्त नहीं कर पाए और फलतः 1761 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, अगला जो छत्रपति बनते हैं वो माधवराव बनते हैं, ठीक है, अगला जो छत्रपति ये मर जाते हैं कौन, सॉरी, जब क्या कह रहा हूँ, ये बालाजी द्वितीय जब मर जाते हैं, ठीक है, बालाजी द्वितीय या बालाजी बाजीराव जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो अगला माधवराव बनते हैं, अगला जो पेशवा बनते हैं वो माधवराव बनते हैं। माधवराव ने पानीपत की हार से मराठों को निजात दिलाने का प्रयास किया, ठीक है। अब माधवराव जब बनते हैं तो ये जो उस क्षति को कुछ हद तक, जो पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों को क्षति हुआ था, अपार धन और जन की उसकी कुछ भरपाई माधवराव के द्वारा किया जाता है। इसी के समय वर्ष 1772 ईस्वी में प्रयागराज में अंग्रेजों के अधीन एक शासन कर रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ध्यान से सुनिएगा, शाह आलम द्वितीय को मराठों ने छुड़ा लिया, ठीक है। अब इन चूँकि ये अंग्रेजों के कब्जे में था, कौन सा आलम द्वितीय, और प्रयागराज में बैठा हुआ था। अब ये रघुनाथ राव करता क्या है कि इसको अपने छुड़ाता है, ठीक है, माधवराव इसको छुड़ाता है और 1772 ईस्वी में अपने अधीन दिल्ली की गद्दी पर ले आकर के बैठाता है, किसको, शाह आलम द्वितीय को। इस घटना के बाद माधवराव को
क्षय रोग हो गया। अब देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान, जितना नुकसान मतलब पानीपत के तृतीय युद्ध से न हुआ, उससे ज़्यादा मराठों का नुकसान इस माधवराव की अल्पायु में मृत्यु से हो जाता है। ठीक है, इसी कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। जो मराठों की प्रतिष्ठा खोई थी उसको काफ़ी हद तक माधवराव ने भरपाई कर दिया, लेकिन क्षय रोग टीबी के कारण इनकी मृत्यु हो जाने के बाद फिर मराठों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। पेशवा माधवराव की मृत्यु की इतिहास ने माना कि, ठीक है, इतिहासकारों ने माना कि पानीपत के तृतीय युद्ध से भी अधिक घातक था। देखिए ये बात मैं आपको समझा रहा था। जब माधवराव की मृत्यु हो जाती, कि जो भी पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को नुकसान हुआ था उसकी भरपाई लगभग इसने कर दिया था माधवराव ने, लेकिन माधवराव की क्षय की रोग के कारण, टीबी के कारण मृत्यु हो जाती है और फिर मराठा साम्राज्य एक बार अब छिन्न भिन्न होने लगता है। अब इसके बाद जो भी पेशवा बनते हैं वो बहुत योग्य नहीं रहते हैं। माधवराव के बाद जो अगला था वो नारायण राव था और मराठा राज में भी अपने आप में फूट पड़ जाता है। ठीक है, यह माधवराव के भाई थे। ठीक है, जो नारायण राव थे ये माधवराव के भाई थे। इसके समय में मराठा सरदार रघुनाथ राव ने, ठीक है, इसके समय में मराठा सरदार रघुनाथ राव ने मराठा साम्राज्य का विभाजन की बात की। ठीक है, मराठा साम्राज्य के विभाजन की बात करते हैं कौन? रघुनाथ राव। ठीक है, लेकिन जब इसने यह बात स्वीकार नहीं किया तो रघुनाथ राव ने इस पर आक्रमण करके इसका वध कर दिया। किसका? नारायण राव का। ठीक है, अब देखिए नारायण राव का मतलब अब इनको आपस में ही नहीं पट रहा है। ठीक है, अब माधवराव नारायण राव, ठीक है, अब इसका अल्पवयस्क का पुत्र था। नारायण राव का अल्पवयस्क पुत्र था माधवराव नारायण राव, और इसके समय मराठा मस्तिष्क के नाम से विख्यात नानाजी फडणवीस इसके संरक्षण प्रदान किया। किसके? माधवराव नारायण राव था, ये अल्पवयस्क था। ठीक है, ये अल्पवयस्क था। इसकी संरक्षण करते हैं कौन? नानाजी फडणवीस। और प्रशासनिक व्यवस्था चलाने के लिए एक शक्तिशाली परिषद का गठन किया गया, जिसमें 12 भाई परिषद था। ठीक है, जिसमें 12 भाई परिषद था। और इसी के समय मराठा साम्राज्य के विभाजन के बाद पुनः रघुनाथ राव ने, ठीक है, रघुनाथ राव ने अब इसकी एक न चली तब ये भाग करके अंग्रेजों, रघुनाथ राव खतरनाक था, उसकी हत्या कर देता है। किसकी? नारायण राव की। ठीक है, भाग करके अब अंग्रेजों की गोद में जाकर के बैठ जाता है। कौन? रघुनाथ राव अंग्रेजों की गोद में जाके बैठता है और अंग्रेजों के पास पहुंच गया, और इसने दुर्भाग्यपूर्ण एक कार्यवाही की वजह से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो जाता है। मराठों के साथ एक संधि कर लेता है और उसी संधि के उल्लंघन का आरोप लगा करके आंग्ल और मराठा युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, आइए 1775 से 1782 ईस्वी तक होता है। और इस युद्ध के समय मराठा पेशवा, ठीक है, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था 1775 ईस्वी से लेकर के 1782 ईस्वी में होता है। और इस युद्ध के समय मराठा पेशवा माधव नारायण राव, जबकि बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स 1775 ईस्वी में होता है। और यह ठीक है, सूरत की संधि 1775 में, यह संधि अंग्रेजों की सूरत प्रेसिडेंसी के मुखिया और मराठा सरदार रघुनाथ राव के बीच होता है। सूरत की संधि, ठीक है, करके इन शर्तों के माध्यम से, इन शर्तों के माध्यम से रघुवा ने जब अंग्रेजों को आर्थिक लाभ पहुंचाने की बात की, तब अंग्रेजों ने इन्हें मराठा क्षेत्र पेशवा बनाने का वचन दे दिया। और कालांतर में मराठा क्षेत्र पर अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए एक सैनिक के रूप में मदद की थी। देखिए पुरंदर की क्षत्रिय संधि जो है ये 1776 ईस्वी में होता है। इस संधि में मराठा पेशवा अर्थात पूना दरबार और अंग्रेजों के बंगाल प्रेसिडेंसी के मध्य होता है, और इसके द्वारा सूरत की संधि स्थगित हो गई। ठीक है, अब इसके द्वारा सूरत की संधि स्थगित हो जाती है। और ठीक है, रघुनाथ राव अंग्रेजों के द्वारा संरक्षण न देने की बात कही गई। उपयुक्त दोनों संधियों में पुरंदर की संधि शर्तों लागू नहीं हुई। ठीक, पुरंदर की संधि शर्तें लागू नहीं है और सूरत की संधि की शर्तें लागू हुई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यवाही संस्थागत निदेशक मंडल ने यह मानने से इनकार कर दिया था। ठीक, उपयुक्त दोनों संधि में जो पहली संधि थी उसको मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, और सूरत की संधि को बस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निदेशक मंडल था, ठीक है, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर, उसने मान्यता दी। ठीक है, देखिए फलतः सूरत प्रेसिडेंसी अंग्रेजों ने रघुवा को संरक्षण दे रहे। ठीक है, जो सूरत प्रेसिडेंसी थी वो रघुवा को संरक्षण देती रही।
करके ताल गांव का युद्ध 1779 ईस्वी में, यह युद्ध पूना दरबार और सूरत, ठीक है, पूना दरबार और सूरत की अंग्रेजों के मध्य होता है और इसमें अंग्रेजों को कड़ी पराजय मिलती है। देखिए अब इसमें तालगांव का युद्ध 1779 ईस्वी में, इसमें अंग्रेज हारते हैं करके। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में, यह संधि अंग्रेजों और पूना के दरबार के बीच हुई और क्योंकि तालगांव के युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह से पराजित हुए थे और इसलिए बड़गांव के स्थान पर यह अंग्रेजों को अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी, ठीक है। जो बड़गांव की संधि थी, तालगांव की संधि युद्ध में हारने के बाद इनके साथ ये संधि करते हैं और ये मराठों के पक्ष में संधि होता है। वारेन हेस्टिंग की सतर्कता, ठीक है, वारेन हेस्टिंग की सतर्कता, ये इसके बाद से जो कि अगले बार लेक्चर में हम वो देखेंगे, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इससे रिलेटेड क्विज़ प्रैक्टिस करना हो तो आप टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, जा कर के कर सकते हैं।